दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत सही होगे और अच्छे ही होगे। तो प्रीवियस वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस करने के बाद मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत लोग कहते हैं कि सर मुझे इसमें कन्फ्यूजन होता है। क्यों कन्फ्यूजन होता है? इसलिए कन्फ्यूजन होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो किसका नहीं है, बायोलॉजी का नहीं है। किसका नहीं है? बायोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है कि तभी आपको 12th क्लास में सेकंड जो आपकी बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें आपको एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये जो वीडियो है सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो 3 लोग के लिए है। किन किन के लिए है? पहली जो जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें भी जो क्वेश्चंस आते हैं आपके बायोमॉलिक्यूल से आते हैं। सेकंड में जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि वहाँ भी बायोमॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है वहाँ से पिक करके बहुत से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे वही गलती करते हैं क्योंकि ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। और तीसरे बच्चे जो हैं कि जो अभी 12th का एग्जाम देने वाले हैं या नेक्स्ट ईयर देंगे, उनके लिए भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि लास्ट में आते आते साल की एंडिंग में हम कुछ चीज़ें स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं और ये चैप्टर हमारे स्कोरिंग पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये चैप्टर को अगर आपने स्किप किया तो आपके नंबर्स बोर्ड में भी जाएंगे, नीट में भी जाएंगे और एडवांस में भी जाएंगे। और आप लोग तो मुझसे भी क्या हो, क्लेवर हो, चालाक हो, तो ये एक बात ध्यान रखना रहेगा कि ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। और अच्छे से पढ़ना है तो आज मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको अपने दिमाग में मगअप करके रखना है, एकदम क्रैम्प कर लेना है कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो जहाँ पे स्टार्स लगाऊंगा वो सारी चीज़ें ही आने वाली हैं, उससे आगे कुछ नहीं आएगा। मैं आपको ये चैलेंज दे सकता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। द वन इज बायो एंड द सेकेंड वन इज मॉलिक्यूल्स। बायो का सिंपल सा मीनिंग होता है लाइफ, ठीक है। और लाइफ के अंदर बहुत से लोग आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, ऑल द क्रिएचर्स जो पूरे हमारे प्लेनेट पे हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? बायोलॉजी के अंदर आते हैं। और जिससे मेन जो वर्ड का मीनिंग होता है वो होता है लाइफ से। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है? ये एक कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है, किसका होता है? एटम्स का। ठीक है, तो ये तो चीज़ें क्लियर हो गई कि सर बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है। बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। द फर्स्ट वन इज बायो, द सेकंड वन इज मॉलिक्यूल। द फर्स्ट वन मीनिंग इज लाइफ विच encompasses all the creatures in our planet, and the second one is molecule which is a combination of 2 atoms. Now we are focused on the definition of the biomolecules. ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स हम स्टडी किसके अंदर करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ये बेसिकली एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम सारे बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं और कैसे चीज़ें अल्टर होती हैं कंडीशन चेंज करने पे। ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है बायोमॉलिक्यूल्स की, उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ व्हाट गोज ऑन विद द लिविंग सिस्टम। किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं या क्या चीज़ें होंगी इस बायोमॉलिक्यूल से या उस बायोमॉलिक्यूल से, वो सारी चीज़ें किसके अंदर स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर किसकी स्टडी करते हैं? तो स्टडी करते हैं हम बायोमॉलिक्यूल्स की। ठीक है, और आगे चलते हैं। एक मैंने आपके लिए नोट लिखा है, ये नोट कभी कभी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में या जी एडवांस में कि द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल प्रोसेस इज व्हाट। वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। और सिंपल सा आपको ऑप्शन होता है बायोमॉलिक्यूल्स, लेकिन क्या नहीं चैप्टर पढ़ने की वजह से लड़के वहाँ पे क्या कर जाते हैं? गलत कर जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, एकदम सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो आप लोग क्या कर दोगे? आप बायोकेमिस्ट्री को टिक आउट कर दोगे और 4 नंबर अपने पास रख लोगे। आगे चलते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली इनको 2 वेज में क्या गया है? डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज बायो ऑर्गेनिक, द सेकेंड वन इज बायो इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो बायो इनऑर्गेनिक को हमें इस लेवल पे नहीं पढ़ना है, हमें फोकस करना है हमारे बायो ऑर्गेनिक पे। ओके, और बायो ऑर्गेनिक में भी चीज़ें क्या हैं? 2 जगह पे क्या की गई हैं? सेपरेट आउट की गई हैं। द फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स एंड द सेकंड वन इज नॉन इंपॉर्टेंट या अदर बायोमॉलिक्यूल्स, जो उतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते किस लेवल पे? 12th लेवल पे। लेकिन अगर आप बीएससी करने जाओगे, एमएससी करने जाओगे तो यही चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और आप और डीप में पढ़ोगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट विच इज
अ फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। द सेकंड वन इज प्रोटीन। प्रोटीन किसका मिलकर बना होता है, सबको पता है, अमाइनो एसिड का पता है, सबको पता है। अमाइनो एसिड क्या होता है, ये पॉलीमर होता है जो किससे जुड़े होते हैं, एमाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, एमाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताऊंगा, ज्यूटर आयन बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा जो आपको जाननी है, जिससे क्वेश्चन आने हैं। थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड मीन्स न्यूक्लिक एसिड, जो आपको क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल, इसको कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जनरेशन में जाता है, जो आपकी सारी चीज़ को रखता है कि वो हेरिडिटी का जो बेसिस है वो आपका क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, जो कि किसको फॉर्म करता है, डीएनए को फॉर्म करता है। न्यूक्लिक एसिड के जो आपके पॉलीमर होते हैं वो डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, जो वायरसेस में पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, और वही क्या करते हैं, एक मेन कोर्स होता है हेरिडिटी का। नाउ the other ones which are not very important but consist of similar points which we are talking the important biomolecules. The first one is lipids, ठीक है। लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड्स भी एसिड से ही बनते हैं, जिनका एग्जांपल बता सकता हूँ। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली किससे बनता है, एसिटिल कोए से बनता है, और वो क्या होता है, एक एग्जांपल जिसका नाम पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, जो एसिटिल कोए से इनिशिएट होता है और आपके बीटा ऑक्सीडेशन हो सकता है, अल्फा ऑक्सीडेशन होता है, इनसे प्रोसेस से बन के आपका लिपिड का फॉर्मेशन होता है। देन द सेकंड वन इज वाइटामिन्स। वाइटामिन्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम्स में कुछ पूछे जाते हैं कि कौन फैट सॉल्युबल होते हैं, कौन फैट सॉल्युबल नहीं होते हैं, कौन वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये चीज़ें आपके नीट में या जीएड से पूछी जा सकती हैं 4 नंबर में। तो लास्ट में क्या पढ़ना है, हार्मोन्स पढ़ना है। हार्मोन्स को उतना डीपली नहीं पढ़ना है, बस इनकी हमें डेफिनेशन पढ़नी है, 2-3 हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में आज हम डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद से हम प्रोटीन और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम किस बारे में स्टडी करने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को समझने से पहले क्या होता है ये हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो समझने के लिए क्या करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं, क्या डेफिनेशन क्या कहती है। शुरू में जब कार्बोहाइड्रेट की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, तो साइंटिस्ट ने इसके लिए एक डेफिनेशन दिया। कब दिया, शुरू में जब इसकी क्या हुई, डिस्कवरी हुई। मैं मॉडर्न डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं एंशिएंट डेफिनेशन की बात कर रहा हूं कि जो कार्बोहाइड्रेट को उस समय दी गई थी जब इसकी क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो क्या होता है, दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट्स का सिंपल सा मीनिंग होता है, आपको किससे मीनिंग होता है, H2O से, ठीक है। मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा कि जिसके अंदर क्या होगा, आपके कार्बन भी होंगे और क्या होंगे, आपके वाटर मॉलिक्यूल होंगे। वही क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक बायो मॉलिक्यूल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं नीट में, जी में, और आपके बोर्ड में आपको फिशर स्ट्रक्चर बनाने को दे देगा, हावर्थ प्रोजेक्शन बनाने को दे देगा, और 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि इससे आते ही आते हैं। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा, तो वो जो ये फॉर्मूला है CX और H2OY, इसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा। कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा तो ये उस समय एंशिएंट डेफिनेशन में कहा गया था। किसकी कहा गया था, आपके कार्बोहाइड्रेट के लिए कहा गया था। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं कि जो ये जो आपका फॉर्मूला है इसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन क्या है, वो आपके कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है भैया, ये मॉलिक्यूल है आपके एसिटिक एसिड। इससे आपके नीट में और मेंस में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको ये क्या दे देगा, ये आपको ये फॉर्मूला दे देगा, और फॉर्मूला ये बोलेगा कि एक ऐसे नॉन कार्बोहाइड्रेट का आप नाम बताइए कि जो कि ये फॉर्मूला CXH2Y को फॉलो करता हो। तो उसमें ऑप्शन क्या रहेगा, अगर एसिटिक एसिड दिखा या इस फॉर्म में C2H2O2 मॉलिक्यूल अगर दिखा आपको, तो वहां पे क्या कर दीजिएगा, टिक मार दीजिएगा और 4 नंबर आपके हो जाएंगे। ये मेरा पहला क्वेश्चन था जो आपको पूछा जा सकता है जी मेंस या नीट में। अब दूसरा क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये बताओ कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी ये जो जनरल फॉर्मूला है इसको फॉलो नहीं करता। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट का नाम है रैमनोज। रैमनोज भैया क्या करते हैं, इनका जो फॉर्मूला है वो क्या है, C6H12O5। अगर हम ये जो फॉर्मूला है जो कार्बोहाइड्रेट का दिया गया था उसमें अगर इसको फिट करें तो ये कुछ ऐसे आते हैं, C6H2O और होल 5। बट यहाँ पे क्या, अगर आप फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे तो 5 से अगर हाइड्रोजन को इंटू करेंगे तो कितने हाइड्रोजन हुए आपके,
10 हाइड्रोजन हुए, ऑक्सीजन हो गए 5 हो गए, चलो ऑक्सीजन तो हो गया, मेरा कार्बन भी हो गया, लेकिन मेरे पास 2 हाइड्रोजन अभी भी बच रहा है, 2 हाइड्रोजन बच रहा है, तो ये इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते। तो यही थी आपकी लिमिटेशंस। किसकी लिमिटेशंस? कि जो आपकी शुरू में क्या दी गई थी, क्या दी गई थी डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन दी गई थी कि दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। नहीं, ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी, चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए किसके बारे में पढ़ते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे थे, और मैंने आपको बताया थी कि जो सबसे पहले जो इसकी डिस्कवरी हुई थी तो उस समय क्या कहा गया था कि दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन कुछ जगह क्या हुआ था कि जो आपका जो फॉर्मूला था वो कुछ जगह एक्सेप्टेड हो रहा था, कुछ जगह जो कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी उसको हम जो फॉर्मूला था उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर सारी प्रॉपर्टी किसकी थी, कार्बोहाइड्रेट की थी। और कुछ जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो भी क्या कर रहे थे, जो फॉर्मूला था उसको क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। तो साइंटिस्टों ने आगे इसकी फर्दर स्टडीज़ की, अच्छे से स्टडीज़ की कि पूरे स्ट्रक्चर को स्टडीज़ की, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी तो सारे इनके जो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स को देखा गया, और बाद में क्या किया गया, इनके लिए एक नई डेफिनेशन को डिपिक्ट किया गया, जो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी क्या, कार्बोहाइड्रेट्स आर, अब कार्बोहाइड्रेट्स आर, यहाँ पे आपको थोड़ा रुकना है, ठीक है। और जो मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं रेड मार्कर से, उनको अपने दिमाग के अंदर बैठाते जाना है, मगअप करते जाना है। पहले वर्ड कौन सा करना है, ऑप्टिकली एक्टिव। ये जो पहला वर्ड है वो आपको अपने दिमाग के अंदर रखना है। क्या है ये, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। दूसरा जो वर्ड है वो आपको अपने दिमाग के अंदर रखना है, क्या होते हैं, ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। क्या होते हैं ये, क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब क्या, हाइड्रोक्सी मतलब क्या बताया था मैंने, हाइड्रोक्सी का मतलब बताया था कि आपके एल्कोहल ग्रुप्स मतलब कौन से, OH वाले, कौन से, OH वाले, ठीक है, OH वाले। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कौन से, OH वाले ग्रुप्स, ठीक है। और क्या होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड के मैंने क्या बताया था, CHO के बारे में बताया था, CHO क्या बताया था, CHO बताया था, क्या बताया था, CHO, ठीक है। नाउ और क्या होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं आपके कीटोन्स भी हो सकते हैं। कीटोन्स में क्या होता है, बस एक कार्बोनिल ग्रुप होता है जिसके राइट और लेफ्ट आपके एल्किल ग्रुप्स आपस में अटैच होते हैं। और ये बात यहाँ खत्म नहीं होती, और साइंटिस्टों ने क्या कहा था कि और एनी सच कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस दीज ऑन हाइड्रोलिसिस, या मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका रिएक्शन किससे करवाने पे, वाटर से करवाने पे, ऐसे कंपाउंड्स दे, कैसे कंपाउंड्स दे कि जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, पॉलीहाइड्रोक्सी हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। और इस लाइन से, इस डेफिनेशन से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो इस जो मैंने पढ़ा है उसको आपका दिमाग में रखना है, और क्वेश्चन करते समय ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैंने पढ़ाया था बस उसको रखना है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए आगे एक एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं, आपके DL ग्लूकोज का। और यहाँ पे मैंने प्लस साइन क्यों लगाया है, प्लस साइन इसलिए लगाया है कि ये क्या है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्या है ये, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब क्या होता है कि जो आपके PPL, ये PPL सर क्या होता है, क्या लिख दिया आपने, PPL मतलब होता है प्लेन, पहले P का मतलब होगा प्लेन, दूसरे का होगा पोलराइज्ड, और तीसरे का होगा लाइट। यानी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करें, राइट डायरेक्शन में, मतलब कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, तो वही क्या कहलाते हैं आपके प्लस D ग्लूकोज। प्लस मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटिव और D मतलब D ग्लूकोज, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि इनकी क्या क्या खासियत हैं। पहली बात ये है कि ये खुद क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरी चीज, मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कोई पाया जाने वाला कोई मॉलिक्यूल है या कोई सब्सटेंस है तो आपके क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज से ज़्यादा कोई भी ज़्यादा इतनी अबंडेंसी में नहीं पाया जाता। और द थर्ड पॉइंट इज ओमनी प्रेजेंट फ्यूल इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा अगर किसी का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है तो आपके ग्लूकोज हैं। ग्लूकोज से ही आपके लार्ज अमाउंट में जितने भी आपके एनिमल्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं इनका हमारे वर्ल्ड में, वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को ही ब्रेक डाउन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, ATP प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है कि हर जगह पाए जाने वाला फ्यूल है कौन, आपका ग्लूकोज। अब चलिए हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, फिशर। मछली पकड़ने वाला नहीं, उनका नाम ही था फिशर, इसके लिए इसको क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन, क्योंकि फिशर ने इसको दिया था इसलिए इसे फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। जो दो तरह के होते हैं, D ग्लूकोज और L ग्लूकोज के, दोनों अलग अलग होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस होता है और कैसे बनाते हैं ये पहले देखते हैं।
देखिए पहली बात तो ये कि आपको क्या करना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से बनाना है इसको, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन था वो किसका था, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का, जो मैंने आपको पहली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है पहले ये गिन लेंगे। ये आपका एक कार्बन है जिससे आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आपका सेकंड कार्बन जिससे आपका क्या हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आपके पूरे स्ट्रेट लाइन में कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। और ग्लूकोज का अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। 6 कार्बन होंगे, हाइड्रोजन आपके 12 होंगे और ऑक्सीजन आपके 6 होंगे। अगर आप गिन लेंगे तो आपको सेम चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। अब कैसे हम डी का और एल का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आपको ध्यान में देना है जो सेकंड नंबर का कार्बन होगा उसके अगर राइट में कौन सा ग्रुप, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होगा, क्या करना है आपको, हाइड्रोक्सी ग्रुप को क्या जोड़ना है, राइट में जोड़ना है। और उसके ठीक अल्टरनेट जो कार्बन है, मतलब उसके कॉन्सिक्यूटिव जो कार्बन है उसके हमने क्या करना है, लेफ्ट में हाइड्रोक्सी जोड़ देना है। तो हमें क्या बन जाएगा आपका, और बाकी सारे जो रहेंगे आपके राइट साइड में ही रहेंगे। मतलब जो सेकंड कार्बन होगा उसका जो हाइड्रोक्सी होगा वो राइट में होगा, और जो थर्ड कार्बन होगा उसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वो लेफ्ट में होगा, और बाकी जो हाइड्रोक्सी होंगे आपके राइट साइड में ही होंगे। और नीचे आपको दोनों में, चाहे वो डी हो चाहे एल हो, दोनों राइट साइड में ही हाइड्रोक्सी जुड़ा होगा, ठीक है। तो अगर सेकंड नंबर पे ये राइट में हो और थर्ड नंबर पे लेफ्ट में हो तो ये क्या फॉर्म करेगा, डी ग्लूकोज। और इसका ही क्या होता है, इससे कुछ नहीं करना है, आपको एक मिरर लेना है और मिरर को यहाँ पे बीच में प्लेस कर देना है अपनी कॉपी पे ही बना के। तो जो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा इसी को क्या कहते हैं, एल ग्लूकोज कहते हैं, जिसको हम लीवोरोटेटिव, मतलब एल का मतलब क्या होता है, लीवोरोटेटिव, जो कि पीपीएल को, पीपीएल मतलब क्या मिलता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है। तो आपको किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, एल ग्लूकोज का क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बोलते कि सर डी में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत जगह मैंने देखे हैं, जी मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इनफैक्ट आपके 12th की केमिस्ट्री के पेपर में भी 1-2 दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से नंबर का कार्बन ये बताता है कि ये डी स्ट्रक्चर फिशर का डी है कि फिशर का एल ग्लूकोज है। तो बता दूं जो 5th नंबर का कार्बन होता है अगर उसके राइट में हाइड्रोक्सी जुड़ा होगा तो क्या होगा, वो डी ग्लूकोज होगा। बट अगर एल ग्लूकोज की बात करें तो जो 5th नंबर का कार्बन है उसके अगर लेफ्ट में हाइड्रोक्सी जुड़ा होगा तो क्या हमेशा क्या होता है, एल ग्लूकोज होगा। यही चीज़ें कितनी बार लिखने को आती हैं, स्ट्रक्चर बनाने को आते हैं और लोग नहीं लिख पाते क्योंकि उनके पास ट्रिक नहीं होती और वो हमेशा गलती करते हैं। वो चीज़ों क्या करते हैं, क्रैम्प करना चाहते हैं, रटना चाहते हैं, लेकिन रटने से बायोकेमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, बायोमोलिक्यूल समझ में नहीं आएंगे। मेरे साथ आपको हर चीज़ें हर पॉइंट वाइज पढ़नी पड़ेंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आओ फ्रेंड्स, तो किसके बारे में नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टोरेज ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी बायोपॉलीमर, किसके अंदर, हमारे अंदर और हमारे जो इंटायर बायोस्फीयर है उसके अंदर ग्लूकोज कहाँ कहाँ स्टोर होता है, इसके बारे में हम इस छोटे से में टॉपिक में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डी ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डी ग्लूकोज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, पहली बात तो स्टार्च में। स्टार्च मतलब क्या, सीधा सब जाते हैं पोटैटो से, ठीक है। आलू खाते हो तो वहाँ आपको पूरा भरपूर मात्रा में क्या मिल जाता है, स्टार्च मिल जाता है। और स्टार्च मेनली जो होता है प्लांट्स के सीड्स में होता है या उनके फूड में होता है, उनके स्टेम में होता है। क्या होता है, स्टार्च, जो कि किससे मिलकर बना होता है, आपके डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। डी ग्लूकोज का क्या होता है, ये पॉलीमर होता है जो कई हाईली ब्रांच्ड होते हैं। इसके बारे में अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि स्टार्च के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। बस यहाँ पे आपको स्टोरेज ऑफ क्या पढ़ना है, ग्लूकोज पढ़ना है, ठीक है। द सेकंड वन इज सेलुलोज। और सेलुलोज क्या होता है, एक तरह का सेलुलोज आप ये मान सकते हैं कि जो भी प्लांट का फ्रेमवर्क होता है, जो एक्सटर्नल फ्रेमवर्क होता है वो मेनली किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज किसका बना होता है, आपके डी ग्लूकोज का बना होता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा कोई पाया जाए वाला अगर बायोमोलिक्यूल है तो वो आपका अल्फा डी ग्लूकोज ही है। इससे ज़्यादा कोई भी जो बायोमोलिक्यूल है वो नहीं पाया जाता, ठीक है। और इसके बारे में बात करेंगे हम ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन को मेनली क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन को हम मेनली कहते हैं एनिमल स्टार्च, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि हम ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना सकते हैं। और दूसरी बात ये है और गौर करने वाली, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या हम ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना सकते हैं। हाँ जी, हम ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना सकते हैं। जब भी हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है और हम फास्टिंग पे चले जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, लीवर में जो स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होते हैं, लीवर में स्टोर होती है। लीवर में स्टोर होने वाला जो भी ग्लाइकोजन होता है उसको क्या किया जाता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। ब्रेक डाउन करने के बाद ग्लूकोज बना जाता है। ग्लूकोज से फर्दर प्रोसेस होती है और क्या का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का। और एटीपी से सबको पता है कि वो हमारी एनर्जी करेंसी है। तो अब
भाई बात यह है कि ग्लाइकोजन हमारे लीवर में जाके स्टोर कैसे होता है, स्टोर इसलिए होता है कि ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें ये क्या करते हैं, ये फ्लो करते हैं, ग्लूकोज फ्लो करते हैं और जाके आपके लीवर में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और आप सबको पता है कि प्रेजेंट इन एनिमल्स, ग्लाइकोजन जो क्या होता है वो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखी है, डी ग्लूकोज इज इंटर कन्वर्टेबल इन स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, मतलब कि ग्लाइकोजन स्टार्च और सेलुलोज बना भी सकता है और बाद में आपके ग्लाइकोजन से जो ज़रूरत पड़ने पर आपकी बॉडी को ये वापस ग्लूकोज बन सकता है। तो ये था आपका एक स्टोरेज ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, किसका पढ़ेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज का। हाँ तो दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया, स्टोरेज पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फीचर प्रोजेक्शन पढ़ लिया, अल्फा डी ग्लूकोज पढ़ लिया और आपका एल ग्लूकोज भी पढ़ लिया। आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो कौन सा क्या पढ़ेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप पे क्या पढ़ेंगे, ऐसा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या है आपका, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और दूसरा क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। दोनों में सर डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस बेटा ये है कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन तो आपके क्या अल्कोहल ग्रुप तो अटैच ही होंगे, उनके साथ क्या अटैच होगा, एल्डिहाइड अटैच होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि आपके जो OH ग्रुप्स हैं बहुत सारे वो तो होंगे, लेकिन उनके साथ आपको क्या अटैच्ड होगा, आपका कार्बोनिल ग्रुप, जो कि हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको कीटोन कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का सर क्या एग्जांपल होगा, आपका ग्लूकोज। आपका ग्लूकोज क्या होता है, उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, मैंने पहले ही बता दिया फ्यूचर प्रोजेक्शन में। और आपका अल्फा और डी और एल दोनों स्ट्रक्चर ही बनवा के दिखा दिया, ठीक है। और फ्रक्टोज के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे और फ्रक्टोज किससे जाके बाइंड होता है, और सुक्रोज के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। सुक्रोज को क्या करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, कैटालिटिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। कौन सी एंजाइम के प्रेजेंस में करवाएंगे, इन्वर्टेज के प्रेजेंस में करवाएंगे। और जब भी आपको पता है कि जब भी सुक्रोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो क्या फॉर्म होता है, एक मॉलिक्यूल किसका फॉर्म होता है, सुक्रोज का। देखो यार, सुक्रोज का अगर बेसिकली मैं अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो C12H22O11 है, ठीक है। अगर हम इसको क्या करें, कैटालिटिक हाइड्रोलिसिस करें या किसके एंजाइम में, किसके एंजाइम होगा, इन्वर्टेज एंजाइम होगा, तो क्या बनाएगा, ये दो मॉलिक्यूल किसका बनाएगा, C6H12O6 का, ठीक है। और वो कैसे बनाएगा कि यहाँ पे जो हम वाटर का यूज़ करेंगे, इसमें से क्या कर लेगा, ये हाइड्रोजन भी ले लेगा और ये आपका ऑक्सीजन भी ले लेगा, दो मॉलिक्यूल किसका बना देगा। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि जो मैंने लिखा है वैसे ही लिख देते हैं और एग्जामिनर क्या कर देता है, इसको गलत कर देता है। गलत क्यों करता है कि देखो बेटा, जब इसका ब्रेकडाउन होता है सुक्रोज का, जिसको हम केन शुगर भी कहते हैं, तो दो मॉलिक्यूल सेम नहीं बनते, अलग अलग बनते हैं। एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल बनता है फ्रक्टोज का। और ग्लूकोज में क्या होता है, आपका एल्डिहाइड होता है, और फ्रक्टोज में क्या होता है, आपका कीटोन होता है। तो ये गलती मत करना, मैंने गलती करके आपको बता दिया, अब गलती आप एग्जाम में मत करना, ठीक है। दूसरा बेसिस पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। अब भाई रिड्यूसिंग क्या होते हैं, रिड्यूसिंग मतलब होता है कि आपका जो प्लस चार्ज है उसको घटा देना, ऑक्सीजन है उसको सेपरेट आउट कर देना, या हाइड्रोजन को वहाँ पे जाके अटैच कर देना। ये मैं आपको सारी चीज़ें रिडॉक्स रिएक्शन में अच्छे से पढ़ाऊंगा, बस ये आपको ये समझना है। रिड्यूसिंग मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी कर देना, या आपका जो पॉजिटिव चार्ज है जो मेटल पे क्रिएट हुआ है उसको कम कर देना, ठीक है। तो बेसिकली जो दो तरह के आपके क्या होते हैं, शुगर्स होते हैं, एक होता है आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है आपका रिड्यूसिंग शुगर। तो पहली बात आपको सबसे ध्यान रख लेनी है कि जो भी आपके डाइसैकेराइड्स होते हैं, मैक्सिमम डाइसैकेराइड्स, वो आपके क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, फ्री क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होते हैं कि जो वहाँ पे क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। लेकिन जितने भी मोनोसैकेराइड्स की बात करूँ, अब सर आप ये आप पूछोगे कि सर सैकराइड क्या होता है, तो बेटा सैकराइड्स क्या होता है, सैकराइड बेसिकली किस वर्ड से बना हुआ है, सैक्रम से बना हुआ है। सैक्रम क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है, ठीक है। तो जितने भी आपके क्या है मोनोसैकराइड्स हैं वो सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं, लेकिन तब भी क्या होते हैं, वो रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, माल्टोज और लैक्टोज। ये भाई तुम लिख के ले लो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं अपनी नाम बता दूंगा। ये क्वेश्चन हमेशा अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है कि ऐसे दो डाइसैकेराइड का नाम बताओ कि जो रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। तो आप कौन कौन से बता दोगे, माल्टोज और लैक्टोज। जहाँ भी आएगा तो ध्यान में रख लो M और L, ये ध्यान में रख लो हमेशा, ये ML हमेशा ध्यान रखो कि क्या होगा, ये माल्टोज और लैक्टोज क्या होते हैं, डाइसैकेराइड होने के बावजूद में क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो नेक्स्ट आप क्लासिफिकेशन बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने पहला क्या किसके ऊपर
क्लासिफिकेशन क्या था ये मैंने बता दिया, दूसरा बता दिया। अब हम किसके ऊपर क्लासिफिकेशन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब कितने कार्बन एटम किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर प्रेजेंट है, उनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। अगर देखिए 3 कार्बन एटम किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर है तो हम उसे क्या कहते हैं? ट्राइओस कहेंगे। 4 है तो टेट्रोस कहेंगे, 5 है तो पेंटोस कहेंगे और 6 है तो हेक्सोस कहेंगे। एकदम सिंपल है और सिमिलर है किससे? वर्ड रूट जो मैंने आपको पहले बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड है तो हम क्या लगाएंगे? एल्डोज लगाएंगे। और ओज क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये क्या है? शुगर है। क्यों लगाएंगे? शुगर है। शुगर है इसलिए हम हमेशा ओज लगाते हैं और एल्डिहाइड का ALD यूज करते हैं, ठीक है। एल्डोज हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर कीटोन हो तो क्या होगा? कीटोज हो जाएगा। यहाँ पे कीटोन का किट रहेगा और यहाँ पे ओज किस लिए रिप्लेस करेंगे? क्योंकि भाई ये शुगर है। क्या है ये? शुगर, ठीक है। तो इफ अ कार्बोहाइड्रेट हैज 4 कार्बन atoms and a aldehyde then its name is एल्डोपेंटोज। अब सर आप ये बोलोगे कि सर पेंटोज क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 4 ही कार्बन तो है। तो भाई एक एल्डिहाइड का भी तो कार्बन है, उसको तो गिनोगे। उसको गिनोगे तो क्या हो जाएगा? आपके एल्डोपेंटोज हो जाएगा। अब सर ये पूछता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर कीटोन ग्रुप हो और उसके साथ कितना अटैच्ड हो? 5 कार्बन हो तो उसका नाम क्या होगा? तो सर भैया तो अब क्या बोलोगे? सर कीटो तो पहले लग जाएगा। बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा? कीटो हेक्सोज हो जाएगा, क्योंकि 5 कार्बन तो पहले से प्रेजेंट है ही, 1 कार्बन कीटोन का। तो अब क्या हो जाएगा? कीटो हेक्सोज हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो फिर आगे पढ़ते हैं। हमारा लास्ट है आज का, क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? किसी भी एक बड़े कंपाउंड का किसके साथ रिएक्शन करवा देना? वाटर के साथ रिएक्शन करा देना। और बेसिकली वाटर क्या होता है? एसिडिक वाटर होता है, जो क्या करता है? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, जो जहाँ के ब्रेक डाउन कर देता है बिगेस्ट और पॉलीमर्स को उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर देता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो पहला क्या है आपका? मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में क्या होता है? पहली बात तो ध्यान में रख लो, मोनो मतलब एक, सिंगल, ठीक है। और सैकेराइड्स का मतलब तो मैंने पहले ही बता दिया, जो आपका सीधा रिप्रेजेंट करता है शुगर को, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड का क्या होता है? हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। हाइड्रोलिसिस नहीं होता तो इनके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे साहब? इनके एग्जांपल हो जाएंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई मुझे आपको 4 ऑप्शन दे दे, ठीक है, और 4 अगर ऑप्शंस में से आपको ये बोले कि भाई ये मुझे बताओ कि वो तीनों मोनोसैकेराइड्स को टिक आउट करो कि जो क्या होते हैं? हाइड्रोलिसिस नहीं होते हैं, तो आप क्या कर दोगे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज होगा तो आप क्या कर दोगे? टिक आउट कर दोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स का अगर क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो क्या देते हैं? ये आपसे 2 से 10 यूनिट देते हैं। 210 यूनिट देने मतलब क्या? 2 से 10 क्या देंगे ये? अगर देखो, अगर मैं आपका C12H22O11, ठीक है, अगर मैं इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराऊँ, ठीक है, एसिडिक वाटर के प्रेजेंस में, या दूसरी तो क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे अल्कोहल ले लूँ और एंजाइम ले लूँ, आपका कौन सा ले लूँ, और बॉईल कर दूँ किसी एंजाइम के प्रेजेंस में, इन्वर्टेज के प्रेजेंस में, और उसमें अल्कोहल रहे और इसको बॉईल कर दूँ तो किस में ब्रेक हो जाएंगे? एक मॉलिक्यूल आपका होगा C6H12O6, ये किसका होगा? ग्लूकोज हो जाएगा। और एक C6H12O6 जो कि दिखने में तो दोनों सेम है, लेकिन एक में कीटोन ग्रुप होता है और एक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ये क्या है? इसने क्या दिए? एक बार हाइड्रोलिसिस होने पे क्या दिए? 2 मॉलिक्यूल्स दिए, ठीक है। तो ओलिगोसैकेराइड क्या कहता है कि जब भी हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये 2 से लेकर 10 यूनिट देगा, यानी कि यहाँ पे कितने? 2 यूनिट है, तो किसके अंदर आ जाएगा? आपके ओलिगोसैकेराइड। तो सुक्रोज कोई भी आपसे पूछे चिल्ला के बेटा बताओ सुक्रोज क्या है, तो अब क्या कहोगे कि सर ये क्या है? सुक्रोज मेरा ओलिगोसैकेराइड है। और माल्टोज भी यही करते हैं, माल्टोज को ब्रेकिंग करने पर आपके 2 यूनिट्स में टूट जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट पर देखें तो पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? 10 से ज़्यादा यूनिट्स देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये काफ़ी लंबी चेन होती है। अगर हम सेलुलोज के बारे में पढ़े, स्टार्च के बारे में पढ़े, तो उनमें क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन होते हैं कि जो कि आपस में काफ़ी हाईली ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स हो करते हैं, ठीक है। जब वो टूटते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। और आपको पता है कि स्टार्च और ग्लूकोज, स्टार्च और सेलुलोज दोनों ग्लूकोज के बने होते हैं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में अटैच होती हैं और ये क्या फॉर्म करते हैं? पॉलीमेरिक फॉर्म करते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड फॉर्म कहते हैं। और पॉलीसैकेराइड को तोड़ने पे 10 से ज़्यादा हम लोग को क्या मिलेंगे? आपके यूनिट्स मिलेंगे। वो यूनिट्स आप ग्लूकोज भी हो सकते हैं और फ्रक्टोज भी हो सकते हैं। वो आपका डिपेंड करता है कि आपने किस पॉलीसैकेराइड का क्या किया है? हाइड्रोलिसिस किया है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे साथ जुड़ने जाइए। और आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करूँगा विद इन अ सेकेंड्स। सो थैंक यू एवरीवन।